अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिमा जान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का प्रोग्राम ख़ास इसलिए है क्योंकि आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे माशरे के एक अहम हिस्सा यानी जिस्मानी तौर ख़ास अफराद से जुड़ा हुआ है। और आज के प्रोग्राम में हमने जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के हुकूक, उनकी तालीम और तरबियत और समाज में उनको जायज़ मकाम दिलाने के हवाले से गुफ्तगू की है। और इस सिलसिले में हमने जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की बहबूदी से वाबस्ता कुछ शख्सियात को मदऊ किया है, जिन्हें सबसे पहले हम उनका तारुफ कराएं। आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने जिन मेहमानों को इनवाइट किया है एज अ पैनलिस्ट, वो है डॉक्टर उरफाना अमीन, शाजिया मोहम्मद एंड शगुफ्ता रशीद। हमारे साथ हमारी चौथी पैनलिस्ट एक छोटी सी बच्ची हिना बैठी हैं, हिना इकबाल। मैं आप सबों का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले मैं डॉक्टर उरफाना अमीन मैम आपसे जानना चाहती हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप कैसे जुड़ी हैं और कब से जुड़ी हैं, और आपका वर्क स्फीयर क्या है, वर्क एरिया क्या है? अस्सलाम वालेकुम आसमा मैम और सभी पैनलिस्ट को मैं सलाम अर्ज करती हूँ। एक्चुअली जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके साथ मैं मुंसलिक हूँ 2004 से 4-5 से। तो पहले पहल क्या था कि छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी हमारे डिपार्टमेंट के जरिए इन सर्विस टीचर्स के लिए। और उसके बाद एक दफा ऐसा हुआ कि हमारा सिलेक्शन हो गया कोर्स के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन कोर्स के लिए, जो कि एमपी बोस यूनिवर्सिटी के जरिए हुआ। तो हम लगभग 30 टीचर्स के करीब थे थ्रू आउट J&K जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने ये कोर्स किया थ्रू एमपी बोस यूनिवर्सिटी। ये था साल 4-5 2004 फाइनल। तो बस उसी साल मैंने फिर उसमें टॉप किया था। इसमें प्रोग्राम्स में मैंने टॉप किया उस प्रोग्राम में। तो उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट नोटिस हो गई इन सर्विस टीचर्स के लिए एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। सो आई वाज सिलेक्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एट इनिशियल स्टेज फॉर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। उन दिनों गांधरबल डिस्ट्रिक्ट वाज अ पार्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ये बराबर नीलग्रास तक एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। फिर ऐसा हुआ कि 7-8 में जब गांधरबल डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, तो इन द मीन टाइम मैं मतलब हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स देने लगी। इसमें इसी दौरान मैंने ब्रेल सीखा और मैंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के जरिए कोर्स किया। वहां से भी हमने ब्रेल की ट्रेनिंग और हेयरिंग इम्पेयर्ड की ट्रेनिंग, साइन लैंग्वेज सीखी। और ये ट्रेनिंग्स हम साथ साथ इम्पार्ट करते गए मास्टर्स में, खासकर टीचर कम्युनिटी में। फिर इन द मीन टाइम मुझे एज प्रोग्राम ऑफिसर लिया गया फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं सर्विस शिक्षा अभियान में एज प्रोग्राम ऑफिसर काम करने लगी 2012 से। तो वहां पे रिक्रूटमेंट हो गई ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रिसोर्स टीचर्स की हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी ट्रेनिंग्स का ये सिलसिला चलता रहा। Okay, ma'am. और please continue. इसी दौरान 2007-8 में ही मेरा एक कोर्स हुआ थ्रू एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी गई कोर्स करने के लिए वहां पे, और आरआई अजमेर में भी मैंने कोर्स किया। वहां पे हमने ईसीसी का कोर्स किया जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन एक पार्ट था। सो ये सिलसिला चलता रहा और हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग चलती रही। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे और ये रिसोर्स टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, इनको रिक्रूट करते गए और ये हमारे शाना बशाना चलते गए और ट्रेनिंग्स होती गई। हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन ये आप कॉमन या आप कॉमन मैं
कंप्लीट करूं पहले। आप एक कॉमन पर्सन को, मेरे जैसे कॉमन पर्सन को कैसे समझाएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? देखिए, हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं और उसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ये बयान करते हैं कि जो ये हमारे जिस्मानी तौर नाखेज बच्चे हैं, जिसमें कि हमारी आजकल मतलब 21 डिसेबिलिटीज आती है, मतलब इन बच्चों को हमें या इन अशखास को हमें अपने एजुकेशन सेक्टर में अपने सोसाइटी का हिस्सा बनाना है। और उसमें हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंटील, मतलब अगर पेरेंट्स होंगे, इलिटरेट होंगे, उनको उसी की भाषा में कोशिश करते हैं, उन्हीं की जुबान में उनको बता दे। एजुकेटेड मासेस होंगे, जो जिस तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको उसी तरीके से समझाया जाता है और ये समझाया जाता है कि ये हमारे समाज का एक हिस्सा है और कल को ये हमारे सीजन्स हैं, इनको हमारे साथ उठना बैठना है। ये नहीं इनको सिखाना है, हमें भी सीखना है कि हमें इनके साथ कैसे उठना बैठना है। ओके, थैंक यू मैम। शाजिया मोहम्मद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमें बताइए CWSN कौन से बच्चे हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आप किन बच्चों को कैटेगराइज करते हो इसमें? चलिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे एज अ पैनलिस्ट चुना इस प्रोग्राम के लिए। हूँ तो मैं उरफाना मैम के सामने छोटी सी एक स्टूडेंट ही, बट फिर भी काफी टाइम से काम किया है, नॉट फ्रॉम 2012, सिंस 2006 इन बच्चों के साथ काम करते आ रहे हैं। और माशाल्लाह अब इंक्लूसिव एजुकेशन को मैं जस्ट एज मदर टंग बोल सकती हूँ अपनी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है हमारी कंट्री में ही, इट इज स्टिल डेवलपिंग। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम अभी रुझान है इसकी तरफ, क्योंकि मैंने कहा आपसे, जैसे इससे पहले भी बात हुई थी कि CWSN बच्चों को हम बहुत सारी लेबल्स के साथ उनको जोड़ते हैं, लाइक तमन वना मोजूर, वना तमन यम चर या यम मत, कश्मीरी वर्ड्स अगर हम इस्तेमाल करें तो। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही मानों में समझते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या है। ये बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जिनमें कम काबिलियत है, ये बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो स्मार्ट नहीं है या इनकम्फर्टेबल है। ये बस सिर्फ इतना है कि ये वो बच्चे हैं जिनकी खास जरूरियात है, ये वो बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है, इसका मतलब है कि हम में कहीं कमजोरी है कि हम इनको राइट वे में सिखाते नहीं है, पढ़ा नहीं पाते हैं, या इनके जो रोजमर्रा के काम है जिनमें ये तकलीफ इनको आती है करने में, वो हमें नहीं सिखाना आता। तो एज अ टीचर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं सबसे पहले ये समझने की कि ये बच्चा वैसा ही बच्चा है जैसा एक आम बच्चा है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत है। दिस इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, शाजिया मैम का कहना है इनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत है। मैं उरफाना मैम आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हमारे स्कूलों में इनके लिए ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे इनको एक्स्ट्रा केयर मिलता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, या इनकी सारी वो नीड्स पूरी हो जाती हैं? ऐसा अरेंजमेंट है हमारे स्कूलों में प्रेजेंटली? हमारे पास है ये अरेंजमेंट, मतलब नो डाउट कि अभी हमने उतना सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये अरेंजमेंट है। हमारे स्कूल्स में रैंप्स है, रेलिंग्स है, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स है। इसके अलावा जो इनके लिए मटेरियल चाहे, लर्निंग मटेरियल, वो है। हमने कोशिश की है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए इस एरिया में, ताकि वो इनके नीड्स को कैटर करे। फिर जो हमारे रिसोर्स टीचर्स है, जैसे हमारी शाजिया है, ये हर किसी स्कूल में जाके इन बच्चों के का IEP बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान टीचर के साथ बनाते हैं, जो कि मतलब ये टीचर्स उन टीचर्स को, जनरल लाइन टीचर्स को हेल्प करते हैं वो प्लान बनाने में। और वो क्वार्टरली प्लान बनता है या मंथली, जैसे बच्चे की नीड होगी उसी के हिसाब से प्लान बनता है और आगे हम इनको बढ़ाते हैं एजुकेशनली। कोशिश की जाती है कि होलिस्टिक वे में इनको आगे बढ़ाया जाए। ओके, शगुफ्ता रशीद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, you have been in touch with deaf and dumb students in your school. क्या आपको क्या आपको अथॉरिटीज ने सारे वो एड्स दे दिए जो आपको इन्हें पढ़ाने के लिए जरूरत थे? क्या आपको वो स्पेशल अरेंजमेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिला जो इन बच्चों को चाहिए था? क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट इन बच्चों को मिला आपके स्कूल में? क्योंकि आप कई सालों से उनके साथ इन टच थी, आपने उनको पढ़ाया, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही उनके साथ, इसलिए आपसे बेहतर हमें ये नहीं बता सकता है कोई।
यस मैम, पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इनविटेशन के लिए इस पैनल डिस्कशन में। बताना चाहूँगी कि CWSN ट्रेनिंग मैंने पहले 5 दिन की ली थी। तो उसमें हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ये सच बोल रही है कि फरहाना मैम ठीक बोल रही है कि हमें वहाँ पे साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, ब्रेल सिखाया जाता है। हमें वहाँ पे बताया जाता है कि आप कैसे TLM क्लास में यूज़ करेंगे, आपको इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि हमें उनको ट्रीट नहीं करना है कि आप अलग हो या आप डिसेबल्ड हो, उनको हमने ऐसे ट्रीटमेंट नहीं देना है कि वो डिसअपॉइंट हो जाए। बट हम उनको लेके चलना है पूरे नॉर्मल क्लास के साथ। बस थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है, उनके लिए हमें एक TLM अरेंज करना है, जो हमें स्कूल में अवेलेबल होगा, या अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं भी होगा तो एक टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अरेंज करे TLM, ताकि वो ऐसे बच्चे को दिखा सके मॉडल की शेप में या ड्राइंग की शेप में कि आज हमें कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास जो स्टूडेंट थी वो डेफ एंड म्यूट थी, मैं उनको मेरी वो आवाज़ नहीं सुन पाती थी कई टाइम्स, तो मैं कोशिश करती थी ड्राइंग्स के थ्रू उनको दिखाने की कि आज हमारा टॉपिक क्या है, या मेरे पास कोई TLM होता था, मैं उनको TLM दिखाने की कोशिश कर रही थी आज का हमारा टॉपिक क्या है। और हमें अगर कलर्स दिखाने हैं, उसके लिए हमें अलग-अलग से साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी ट्रेनिंग्स में, तो हम उन साइन लैंग्वेजेस के थ्रू उनके साथ बात करते थे। मेरा डील रहा है डेफ एंड म्यूट स्टूडेंट्स के साथ। एक्चुअली वो सिबलिंग्स हैं, 2 बहनें और 1 भाई उनका छोटा-सा। तब वो 6th क्लास में थी एक, और 8th क्लास में थी। आज वो माशाल्लाह तीनों ही स्पेशली आज एबल्ड, दोनों बहनें और यस मैम, भाई। ओके ओके। यस एग्ज़ैक्टली, बोथ ऑल द 3, बोथ डेफ एंड म्यूट। आज वो उनकी बड़ी वाली बहन जो खुशबू सरवर, वो आज 12th क्लास में है। माशाल्लाह 10th क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क से पास किया था। आई थिंक नियर अबाउट 285 मार्क्स उन्होंने लिए थे। जो सिमरन सरवर है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, डेफ एंड म्यूट थी, दो वो इतनी टैलेंटेड थी कि मेरी शादी पे उन्होंने मेरी मेहंदी भी लगाई थी। बहुत ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट है वो, पेंटिंग्स में, गेम्स में, हाँ, स्कूल हमें की हर हर एक जगह एक्टिव। इनकी सक्सेस स्टोरीज दिखने को मिलती है, सुनते हैं हम ऐसे बच्चों ने काफी यस मैम। एक्सेल किया लाइफ में। उरफाना मैम, क्या ये पॉसिबल रहा ऐसे स्टूडेंट्स का लाइफ में एक्सेल करना? क्योंकि हमने एक आप लोगों ने एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक स्टेप उठाया, इनको इंक्लूड किया, यानी ऐसा कहे इनको दूसरे बच्चों से अलग नहीं रखा। वो कहते हैं ना, दोनों ही इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, अलग अलग दो को नहीं किया, इनको ये बता दिया नहीं आप दोनों इंसान हो, दोनों। हाँ, किसी में एक कैपेबिलिटी है, किसी में दूसरी कैपेबिलिटी। अगर हम डेफ और डम को ले ले, इजी है। अगर हम ब्लाइंड्स को ले ले, इजी है। मगर अगर हम ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को ले ले, क्या उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना पॉसिबल होता है? क्या उनको नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करना इजी है? क्योंकि ऑटिस्टिक बिहेवियर कंट्रोल करना अबिट मुश्किल होता है, उसके लिए क्या? मैम, आप ये सही बात कह रही है कि हमारे पास सक्सेस स्टोरी है इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड एंड इन द फॉर्म ऑफ डेफ एंड म्यूट। बट जहां तक ऑटिस्टिक बच्चों का ताल्लुक है, ये अगर सीवियरली ऑटिस्टिक होते हैं तो हमें इनको कैटर करना पड़ता है रिसोर्स रूम्स में। हालांकि अगर ऑटिस्टिक बच्चा होगा, हमारे पास अभी वो जो टूल है इनको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, वो एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो कि हमारे रिसोर्स टीचर्स इस्तेमाल करते हैं अपने रिसोर्स रूम्स में। तो जनरल लाइन टीचर्स के पास अभी वो टूल नहीं है। सो जो हमारे ये सीवियरली ऑटिस्टिक टूल मतलब ना बच्चे हैं, वो हमारे इन रिसोर्स टीचर्स के जरिए कैटर होते हैं। हाँ, जो मतलब थोड़ा बहुत माइल्ड होंगे, वो हमारे इसमें है, मतलब ना जनरल क्लासरूम्स में, जिसको हम कहेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम्स। बट एज सच अभी तक मेरी नजरों में ऑटिस्टिक बच्चे की हमारी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है, और जितना उतना ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चों का हमारे पास ये नहीं आया है इन जनरल इन इंक्लूसिव सेटिंग। बट इन दिस सेटिंग जिसमें कि हम इंक्लूजन करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स रूम्स, वो वाली चीजें हैं हमारे पास। दैट मींस रिसोर्स रूम्स में, रिसोर्स डिपार्टमेंट, आप लोग जो रिसोर्स पर्संस हाँ, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील करते हैं, डेफिनेटली हम कहीं 21 डिसेबिलिटी कहीं कहीं पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं सक्सेस है। स्टोरी नजर नहीं आई रिगार्डिंग ऑटिस्टिक? मतलब हम ये कहेंगे कि अभी वो चल ही रहे हैं, अभी वो आगे नहीं बढ़े हैं। 12th क्लास से जो हमारी मतलब सेंसस जो हमारा हुआ है, उसके हिसाब से अभी वो बच्चे इन एजुकेशन मोड ही है। ओके। मतलब
उसके बाद का जो है मतलब उन्होंने क्या किया आगे, अभी इतना एज सच मेरी नजरों में नहीं हो सकता है। अगर हो शाजिया के पास कोई सक्सेस स्टोरी होगी, बिकॉज शी हैज डन वेरी वेल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दैट, मतलब इनके पास होगी। बट एज सच मेरे पास अभी कोई भी रिकॉर्ड ऑटिस्टिक बच्चों का नहीं है एज अ सक्सेस स्टोरी। दे हैव एक्सेल्ड इन द लाइफ। शाजिया J&K में आप हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ किसी ऑटिस्टिक बच्चे ने कहीं कोई अच्छा कारनामा किया होगा स्टडीज में या को करिकुलर एक्टिविटीज में? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक क्या बात simply क्लियर हम करना बोले चाहूंगी। उनके बिहेवियर में बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल। पॉजिटिविटी आ गई जी। ये? बिल्कुल जी, मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहती हूँ। देखो, ऑटिज्म कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज है जो इंक्लूड हो सकती है जनरल मेन स्ट्रीम एजुकेशन में। उनमें आप माइल्ड कैटेगरीज लाते हो या मॉडरेट कैटेगरीज आती है। जो हमारे सीवियर बच्चे होते हैं, वो बच्चे आपको जनरली स्पेशल स्कूल में उनको एडमिशन कराना पड़ता है, क्योंकि उनको स्पेशल 1-to-1 सर्विसेज या सपोर्ट की जरूरत होती है। सिवियरिटी अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो वहां पे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको सेंसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक नॉर्मल सेटिंग में, नॉर्मल क्लासरूम में, उनका क्लासरूम में स्टडी करना इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे जो धीरे धीरे मतलब कोप अप कर पाते हैं, जिनमें माइल्ड प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो अर्ली इंटरवेंशन में आए, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो अवेयरनेस आती है पेरेंट में, उनको वो अर्ली डिटेक्ट करते हैं। जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा उतना कोशिश है कि बच्चे में प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होगा। तो ऐसे सच तो हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आया है। ओके, आप मुझे बताइए, आप मुझे इन्फॉर्म करें ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चल जाए, क्या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई स्पेशल स्कूल है जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे जाए? जी, अभी मेरी नजर में एक ऐसा स्कूल है जो अभी बेमिना में एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्शनल माइंड्स आ गया है। तो वो इन बच्चों के लिए करता है, क्योंकि ऐसे बच्चे के लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विसेज की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, जहाँ पे वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशल म्यूजिक थेरेपी होती है, डांस थेरेपी होती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वो यूटिलाइज करते हैं, जिसके जरिए वो मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हो, उनमें बिहेवियर में आप काफी इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। ये एक ऐसा सेंटर है जो रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया है, where people with higher abilities they are working there. Dr. Shaheen is there in Sanat Nagar. उनका अपना क्लिनिक चलता है जो स्पेशली इन बच्चों के लिए काम करता है। तो whenever I come across with such children, तो मैं उनको यूजुअली रेफर करती हूँ देयर, बिकॉज हमारे अपने रिसोर्स रूम्स भी उतने इक्विप्ड नहीं है कि हम उनको डील कर सकें। ओके ओके, थैंक यू। एंड that is truth. So we should accept our जो हमारी problems है, we should accept. राइट। Yes. शगुफ्ता रशीद, यस मैम। मैम आपने ट्रेनिंग्स ली है टू डील विद डेफ एंड डम्ब जी मैम। ओके, कितने दिनों की ट्रेनिंग ली आपने? मैम मैंने 10 दिनों की ट्रेनिंग ली है, 2 सेशंस में, 5 दिनों की एक साल, 5 दिनों की अगले दूसरे साल। क्या ये 5 दिनों की ट्रेनिंग या इन 10 दिनों की ट्रेनिंग आपके लिए काफी थी टू डील विद देयर? यस मैम, मेरे ख्याल से एक टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हर किस्म के बच्चे के साथ डील करने के लिए, बीइंग ए जनरल लाइन टीचर। बट इन चीजों के लिए डेफ एंड म्यूट स्टूडेंट्स के, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। 5 दिन की ट्रेनिंग काफी है टीचर के सीखने के लिए, साइन लैंग्वेज या ब्रेल, बाकी सारी चीजें। टीचर ट्रेनिंग के बगैर भी हमेशा रेडी रहना चाहिए, सीखना चाहिए खुद भी कि अगर मुझे स्कूल में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, आई नीड टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग काफी है, 5 दिनों की या 10 दिनों। 5 दिनों की ट्रेनिंग काफी है आपके ख्याल से ऐसे जी बच्चों मैम, के? मेरे ख्याल से काफी है। ओके, उरफाना मैम, डॉक्टर उरफाना अमीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीचर्स को तो आप ट्रेन करते हैं, रिसोर्स पर्सन्स को आप ट्रेन करते हैं, क्या आप बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, नॉर्मल बच्चों को? क्योंकि हर स्कूल में हमें स्पेशली एबल्ड चाइल्ड तो नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में होंगे, राइट? उन स्कूलों में उन क्लास के बच्चों को ट्रेन करना कि इन बच्चों के साथ आप कैसे बिहेव करोगे, क्योंकि बच्चा शरारती होता है, बच्चा छोटा है, शरारत भी करता है, तो हमें उन बच्चों को सेंसिटाइज करना है। क्या आपने कोई स्टेप लिया है कि ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग, नॉर्मल बच्चों को ट्रेनिंग दे के अपने क्लासमेट्स के साथ जो कि स्पेशली एबल्ड है, आप उनके साथ कैसे बिहेव करोगे क्लास में?
आसमा मैम, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले वहां पे स्टार्ट करूंगी जहां पे शाजिया मैम ने एंड किया, ऑटिस्टिक बच्चों का। यहाँ पे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 है, वो कहती है कि हमें हर किसी बच्चे को इंक्लूड करना है क्लासरूम सेटअप में, इंक्लूसिव सेटअप में। हमें अब कोई भी रास्ता नहीं है स्पेशल स्कूल्स के लिए। तो जो हमारा ऑटिस्टिक बच्चा है या किसी भी किस्म का बच्चा है, चाहे वो सीवियर है या ये है माइल्ड मॉडरेट है, he has to be in an inclusive classroom, और उसके लिए कंटेंट उसी तरीके से बन रहा है। ये पॉलिसी अभी चल रही है। अब जहां तक आप कह रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स या पीयर्स को सेंसिटाइज करना, ये भी पॉलिसी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही हिस्सा है। वी हैव टू सेंसिटाइज आवर स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स, कि इन बच्चों के साथ मतलब ना कैसे करना है We have to, and you need to, but do you have sensitized them? Do you have ever given them training to how to deal with your specially able students, classmates, or schoolmates? एज सच स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं चल रही है, लेकिन जो क्लास में बच्चे होते हैं, टीचर उनको सेंसिटाइज करता है कि हाउ यू हैव टू डील विद देम। जिस क्लास में ये बच्चा होगा, जिस किस्म की डिसेबिलिटी होगी, उस किस्म के मतलब ना तौर तरीके फिर खुद ब खुद वहां पे टीचर करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि आपको इन अपने दोस्त, इस दोस्त के साथ कैसे डील करना है। Okay. ये चीजें होती। Okay. हिना बेटा। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तह करू हम ओत्र 10th एग्जाम क्वालिफाई करू ना बेटा? तह न्यू वारिया असल मार्क्स। तुम वन मे हिना स्कूलस मज ओसा तह का स्पेशल अटेंशन मिलान टीचर्स की तरफ? तुम ऐसवा कूप अप, तुम ऐसवा हकान नॉर्मल बच्चन से तिथि पे याद कर, कि ये पे मार्क्स अनु 10th करू क्वालिफाई, हर जाय बूज तुहद कि बीइंग तह ओसु मतलब कोहन सपोर्ट, पेरेंटन हुन सपोर्ट ओसा, टीचरन हुन सपोर्ट ओसा, तह किम सिन सपोर्ट से करू इचा सक्सेस हासिल? सरनेन हुंद सपोर्ट तो नॉर्मली बच्चन से याद ते करा पारा ते तुमने से परान ते तुमने से नॉर्मल बच्चन से याद से पेरेंटन हुन सपोर्ट छा? आनस वारिया ज्यादा घरकन हुंद सपोर्ट, वारिया ज्यादा माशाल्लाह ते टीचरन हुंद ते सपोर्ट। अच्छा हिना पढ़ने के अलावा छा बे कुन तह रुझान? सिंगिंग कुन में वारिया कि बगस 10th पर म्यूजिक पीजी करें। अच्छा तह छु वकनस छु त 11th कोरमुत एडमिशन, 11th मस क्या सब्जेक्ट्स छु त रटमित बेटा? आखस रोड में इंग्लिश, बेस उर्दू, बेस रोड में पॉलिटिकल साइंस, बेस ईवीएस, बेस म्यूजिक। अच्छा गो म्यूजिक थो कंटिन्यू, म्यूजिक का सच त इंटरेस्ट गमित कोरमुत पार्टिसिपेट कुन सिंगिंग कॉम्पिटिशनस मस? वरन जायनस कत जाय बे कुस आउ तह सत? अगर तह पार्टिसिपेट करू तह कुस ओसु सत? तह गरिक सत, तह टीचर सत, तह केम वनो येतनस कॉम्पिटिशन तो तह करिव सा पार्टिसिपेट अत मस? हिना बेटा तह केम वनो ये इंफॉर्मेशन? उड़ेसा गो कंपटीशन तो शाजिया मैडम उन में इतकन तच कंपटीशन तो तोर उसमें उर्फाना मैडम सत, बेस में आफिया मैडम सत, बेस में अनीता मैडम सत, बेस में बेमिना सर सत, तोर शेब सर, तो मैं कोर तत ऑडिशन। अच्छा उर्फाना मैम अस तह सत, शाजिया मैम वन कंपटीशन, उर्फाना मैम वस सत। मैडम आपके प्रोग्राम, आपके काम को ना इसी प्रोग्राम में सराहा जा रहा है। बेटा आपने वहां पे गाना गाया, तह ग्यू तह कौन सा सॉन्ग? गजल गेम में जगजीत सिंह ते बे गेम में अलग सॉन्ग जो तुम्हें चाहे उसको बताना अच्छी बात है। इस गजल हंद आख मिसर वकनस आनस ठीक है शब बोजना। चलो शुक्रिया शुक्रिया। चलो बेटा शुरू हो जाओ। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे,
चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे। अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, के चाहत में उनके खुदा को बुला दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा बहुत दे। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। उर्फाना मैम, डॉक्टर उर्फाना, जी जब हम छोटे थे, हम तब तो खैर इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती थी, साल में 1-2 बार। आज तो बहुत ज्यादा ध्यान इन पे दिया जाता है। जब हम पार्टिसिपेट करते थे तो अगर कभी हमें फर्स्ट प्राइज मिलता था कहीं पे, तो हमें उसके अलावा स्कूल या हमारा नेक्स्ट जड़ियो ऑफिस था, सीओ ऑफिस था, वो हमें सराहते थे, हमें फेलिसिटेट करते थे। अगर ये बच्ची वहां पे इसने पार्टिसिपेट किया एंड शी सेज शी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज देयर, तो क्या डिपार्टमेंट ने वहां से आकर इसने प्रोविंस का नाम मतलब मशहूर किया, ये कश्मीर प्रोविंस किया। में थी। तो आप मुझे बताएं इसको कैसे फेलिसिटेट किया फिर आप लोगों ने, क्योंकि ये अलग नहीं, यहाँ पे हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल बच्चों को भी हम अलग से फेलिसिटेट करते हैं, इन बच्चों का भी हक बनता है, इनको अलग से। डेफिनेटली बनती है। मैं आपको बता दूं, उस वक्त हमारे साथ लगभग 50 बच्चे थे जो कि विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स थे, स्पेशल नीड्स, कुछ हेयरिंग इम्पेयर्ड, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड। तो वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने जब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस वक्त हमारी J&K यूटी नहीं स्टेट थी, लद्दाख भी हमारे साथ था, लद्दाख के भी बच्चे हमारे साथ थे। तो ये पूरे J&K को रिप्रेजेंट करते थे। तो वहां पे अगर पोजीशन आई तो वो स्टेट को आई, जो उस वक्त स्टेट था। तो इन बच्चों को इंडिविजुअली फेलिसिटेट कैसे किया गया, इनको छोटी छोटी ट्रॉफीज दी गई। जो बड़ी ट्रॉफी दी गई वो डिपार्टमेंट को मिली। हाँ, वो इन्होंने तो एक बार बोला भी था, मुझे बड़ी ट्रॉफी मिली, वो डिपार्टमेंट ने ले ली और मुझे डिपार्टमेंट ने छोटी ट्रॉफी दी। ये बात मुझे मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी, मैं पूछूं, बिना पूछे ही आपने अब बता दिया। मैं सोच रही थी बच्ची को बड़ी ट्रॉफी मिली, इसके दिमाग में भी अभी तक ये बात है कि मुझे फिर छोटी ट्रॉफी दी गई और साथ में इनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिल गई। उड़ीसा की पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स इन सब बच्चों को मिल गई। वो वहां पे मतलब उसमें लिखा है कि इन्होंने नेशनल लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट किया एंड दे सिक्योर्ड दिस काइंड ऑफ पोजीशन वगैरह। और मैं आपको ये भी बताती चलूं, अगर हिना ने वहां पे उड़ीसा में पार्टिसिपेट किया, जब उसने वहां पे गजल गाई, तो वो क्या था कि मतलब जो वो गजल की, वहां पे पार्टिसिपेंट्स बार बार कहते थे हिना अगेन, हिना अगेन। मतलब कोई नहीं मतलब ना रुकता था, हर कोई सुनना चाहता था इसको बार बार। शालीन की आवाज ही ऐसी है कि हर कोई सुनना चाहता है इनको बार बार। अल्लाह ताला ने इनको इतने अच्छे ये आवाज से नवाजा है। शाजिया मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको हर जगह पे पेरेंटल सपोर्ट मिलता है या कहीं पे पेरेंट्स को आपको मनाना मुश्किल होता है? कहीं ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती है वेयर पेरेंट्स हाइड देयर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन? देखिए, जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो नेचुरली आपको सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना है। सबसे पहले तो हमें नींव ही पेरेंटल सपोर्ट की ही जरूरत है। जब मैं आपको एग्जांपल दे दूं हिना के फादर की, एन ऑसम पेरेंट, जहां पे भी आप इसको बोलोगे तो हम वहां पे ये पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट ही इज द ओनली पेरेंट जिनके साथ मेरा राबता ऑन एंड ऑफ होता रहता है, बिकॉज ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव। इनकी फैमिली काफी सपोर्टिव है। विदाउट पेरेंटल सपोर्ट, विदाउट टीचर सपोर्ट, विदाउट कोलैबोरेशन फ्रॉम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इट इज नॉट पॉसिबल कि इंक्लूजन होगा। और ओवरऑल हमें समाज में ये बदलाव लाने की जरूरत है कि हमें डिसेबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी की ओर लेने का रुझान जो है, वो समझ जो है वो हर एक इंसान में लानी है। और ये मेरा अकेले का काम नहीं है, हमें हर एक इंसान को अपनी ये जिम्मेदारी समझनी है कि हमें इसको एक वॉलंटरी जॉब
की तरह लेना है, अपनाना है और बड़े ही प्यार से इसको एक्सेप्ट करना है। हर एक बच्चे को वो जैसा भी है उसको अपनाना है, चाहे वो खास है चाहे वो आम है, जो भी जैसा भी बच्चा है उसको अपनी वो इनफरादी जो उसका हक है वो उसको देना है, फिर चाहे वो स्पेशल बच्चा हो या आम बच्चा हो। तो इस बैरियर को खत्म करना ही हमारा एक लाहे अमल है। और इंशाल्लाह इंक्लूसिव एजुकेशन की जो टीम है वो हमेशा यही कोशिश करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें, और टीचर हमारा फ्रंट रनर है यहाँ पे। जो टीचर जिसकी रीच हर जगह तक है, हर घर तक है, वो 40 बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो 40 फैमिलीज को पढ़ाता है, और वही समाज है। मैं कहती हूँ कि एक एवरी क्लासरूम इज अ माइक्रो सोसाइटी, तो वहीं से शुरुआत होती है। और तो टीचर की तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। माशाल्लाह, बहुत तो अच्छा है। कुदरती तौर पे माइक्रो सोसाइटी। मैं डॉक्टर उर्फाना से जानना चाहूंगी, मैम आपने सोसाइटी को जबकि आप पूरा यूटी में हैंडल कर रहे हैं ये कंपोनेंट, राइट, आपने सोसाइटी को अवेयर करने के लिए कौन से इकदाम उठाए? आसमा मैम, मैं इस वक्त एज रिसोर्स पर्सन काम कर रही हूँ। मैं इस वक्त एज प्रोग्राम ऑफिसर नहीं हूँ। जब जब बुलाता है, जब प्रोग्राम में बुलाते हैं तब मैं जाती हूँ। आप एज प्रोग्राम ऑफिसर रह चुकी हैं शायद? रह चुकी हूँ मैं अप टू 2017। तो अब ये है कि अब मैं आजकल एससीईआरटी के साथ काम करती हूँ। और बात ये है कि सोसाइटी को अवेयर करने के लिए हम डिफरेंट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स लिया करते थे और लेते भी हैं। कभी कभार थ्रू मीडिया भी लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। और स्कूल लेवल पे हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज होती है, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटीज होती है, वहां पे भी अवेयरनेस होती है पेरेंट्स की कि हमें इन बच्चों को इंक्लूड करना है सोसाइटी में, एंड अलोंग विथ प्रोवोकेशनल कोर्सेज, क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज आज नई एजुकेशन पॉलिसी में आई है। ओके, शगुफ्ता रशीद, मैं आपसे जानना चाहूंगी चाहूंगी कि क्लास में ऐसे बच्चों को पढ़ाने के टाइम, ड्यूरिंग द टाइम यू आर टीचिंग देम, आप कौन सी खास चीजों का ख्याल रखते थे? और आपको क्या अपने स्कूल हेड्स से जो हेडमास्टर होते हैं आपके स्कूल में, क्या उनसे सपोर्ट मिलता था? एंड सेकेंडली, क्या इन बच्चों को पेरेंटल सपोर्ट था? या मैक्सिमम टाइम्स हम क्या देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में ऐसे बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, मुझे लगता है जिनको ज्यादा पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता है, जो कुछ करता है वहां पे टीचर ही करता है। ये एक बिटर रियलिटी है। हम साल में अगर 10 पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं, पेरेंट टीचर मीट, मुझे नहीं लगता है एक बार भी पेरेंट आता है, वो किसी न किसी काम से बिजी रहे। जब आप इनके पेरेंट्स को बुलाते थे, क्या इनका पेरेंट आता था आपसे मिलने के लिए? जब आपने कभी इनको किसी और एक्टिविटी में जाने के लिए भेज दिया, ऐसी किसी एक्टिविटी में? जैसे हिना गई सिंगिंग के लिए, उर्फाना मैम इनके साथ गई, शाजा मैम ने इनको बता दिया, इन्फॉर्म किया, कि आपके इन 3 बच्चों ने किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले लिया? यस मैम। शाजिया मैम, लास्ट पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम कहाँ पे अभी, हम इस डिपार्टमेंट में कहाँ पे अभी कमी है, हमें कहाँ पे अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि सब लोगों में अवेयरनेस हो और पेरेंट्स खुल के सामने आ जाए, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसको इंक्लूड करिए, उसके लिए कुछ करिए। जी, जैसा कि आपने ही जुबान में बोल दिया कि डिपार्टमेंट की कहाँ पे कमियां हैं। कमियां हर किसी में होती है, और इट्स नॉट कि ये कोई गलत बात है। कमियां तो होती रहेंगी, और कमियां भी हमें तब दिखेंगी जब हम कोशिशें करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, हमारी कमियां धीरे धीरे कम होती रहेंगी। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमारी कमियां यहाँ पे रही हैं कि जो भी ट्रेनिंग्स रही हैं डिपार्टमेंट में, जिन भी टीचर्स की हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं पे फॉलो अप वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स है, जिनको रिहैबिलिटेशन की नॉलेज है, वो बहुत कम है।
हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ट्रेन हो, स्पेशलाइज्ड हो पर्टिकुलर एक डिसेबिलिटी में, ताकि वो अपनी लेवल पे इजीली आइडेंटिफाई करें ऐसे बच्चे जो उनके लोकेलिटी में रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अर्ली आइडेंटिफाई हो और उनमें सही तरीके से सही रेफरल्स हो और सही तरीके से उनको राइट सपोर्ट सर्विसेज मिले। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, सिर्फ हमें रिसोर्स पर्सन्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की भी कमी है। तो हमारे जो रिसोर्स रूम्स हैं वहाँ पे वी स्टिल हैव टू गेट द राइट काइंड ऑफ इक्विपमेंट। और यही नहीं बल्कि हमारा जो अप्रोच है, हर हर एक बंदे का अप्रोच टुवर्ड्स इंक्लूजन, towards these disabled children, towards special children, हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि जैसे आम बच्चे हैं वैसे ये बच्चे भी हैं, हमारे खास बच्चे हैं, इनको थोड़ी ज्यादा तरबियत की जरूरत है, इनको थोड़े ज्यादा केयर की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। वो तभी पॉसिबल है जब हम इनको एक्सेप्ट करेंगे एज दे आर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इनकी कमियों को, इनकी खामियों को दूर करने से ज्यादा कोशिश ये करना है कि इनमें जो स्पेशल टैलेंट्स हैं उनको उभारें, उनको एनकरेज करें। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करेंगे। और अवेयरनेस का काम सिर्फ एक रिसोर्स पर्सन का नहीं है, सिर्फ एक टीचर का नहीं है, हर उस बंदे का है जो भी इंक्लूजन के साथ जुड़ता जाता है। और इस कारवां में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारी कोशिशें तो कामयाब होंगी ही होंगी जब हमारा टीचर हमारे साथ शाना बशाना काम करेगा। हाँ, शाज़िया जी की इसी बात के साथ कि हमारी कोशिशें तो कामयाब होंगी जब टीचर शाना बशाना काम करेगा। और इन्होंने सोसाइटी के बारे में भी बोला कि सोसाइटी का भी हमें सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी की ओर से भी हमें सपोर्टिव रोल मिलना चाहिए। और इक्विपमेंट्स की कमी है, इन चीज़ों को अगर हम इन चीज़ों पे जोर दें, ये कमियां दूर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आगे चलकर हमें इन स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की काफ़ी सक्सेस स्टोरीज दिखने को मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का, अपने सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे प्रोग्राम में आए और हमें अवेयर किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे फिर मिलते रहेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। आखिर पर मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे साथ बने रहे। हमें इजाज़त दीजिए और आप लुत्फ़ लीजिए हिना इकबाल की इस खूबसूरत आवाज़ का। अल्लाह निगहबान।